Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in the training session of Java programming language. So, dear students, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सब लोगों को क्लियर आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. आप अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए जिन्होंने अभी नहीं ज्वाइन किया है कि भाई आप लोग जो है वो जो कल वाली लिंक थी ना उसी से ज्वाइन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं कि जो कल की लिंक है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रोग्राम आपको बताना चाहूंगा। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर का प्रोग्राम। पिछली बार एक बच्चे ने हमसे पूछा था, मतलब लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में, तो हमने कहा था कि आज मैं पहले बता दूंगा। तो वो प्रोग्राम पहले देख लीजिए और उसके बाद में फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने आप लोगों से कुछ डिस्कस करके बताया था। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फाइन। तो क्यों आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, जो कि जावा का बहुत ही कोर पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपको बताता हूं। वैसे कितने बच्चों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना लिया है? कितने बच्चों ने बना लिया है? वो लोग वाई टाइप करें। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम था, जो मैंने असाइनमेंट में दिया था, कितने बच्चों ने बना लिया है? सलोनी ठाकुर ने बनाया है, पूजा, सोनम, सुमन, पल्लवी। ओके, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने, आकांक्षा जायसवाल ने बना लिया है। वेरी गुड आकांक्षा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने वो प्रोग्राम बना लिया। जो नहीं बना पाए हैं वो लोग यहाँ पर देख लें। मुस्कान ने भी बनाया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने प्रोग्राम को बना लिया। कोई बात नहीं सलोनी, गुंजा ने भी बना लिया है, गुड। तो आओ, जिन बच्चों ने नहीं समझ पाए या नहीं बना पाए या जो भी रीजन रहा हो, तो उनको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने प्रोग्राम का पर्पज है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। हमें किस चीज का प्रोग्राम बनाना है? हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। इस प्रोग्राम में, इन दिस प्रोग्राम टेक यूनिट एज इनपुट and calculate bill based on following parameters.
ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें यूजर से यूनिट इनपुट करानी है कि उसने कितनी यूनिट जो है वो कंज्यूम की है। तो इन दिस प्रोग्राम टेक यूनिट एज इनपुट, हमें यूनिट को इनपुट कराना है एंड कैलकुलेट बिल बेस्ड ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स, और आपको क्या करना है, बिल कैलकुलेट करना है। तो क्या तरीका है, क्या इसके पैरामीटर्स होंगे जिसके आधार पर हम बिल को कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने एक टेबल दी थी, मैंने एक तरफ लिखा था यूनिट और एक तरफ हमने लिखा था बिल पर यूनिट, बिल पर यूनिट। ठीक है, तो अगर यूजर 1 से लेकर के 150 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है तो उसमें जो बिल कैलकुलेट होगा वो 2.40 रुपीज पर यूनिट का होगा। जो बिल कैलकुलेट होगा वो 2.40 रुपीज पर यूनिट का होगा। 2.40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिल कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगर यूजर 1 से लेके 150 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो उसका जो बिल कैलकुलेट किया जाएगा वो 2.40 रुपीज पर यूनिट से कैलकुलेट किया जाएगा। फिर यहां पर हमने लिखा था फॉर नेक्स्ट 151 to 300, अगर इससे ज्यादा वो खर्च करता है और यूनिट्स आती हैं 151 से लेके 300 के बीच की यूनिट, तो इनका चार्ज कैलकुलेट होगा 3 रुपीज पर यूनिट से। इनका चार्ज कैलकुलेट होगा 3 रुपीज पर यूनिट से। ठीक है, अगर कंज्यूमर मोर देन 300 आगे की, फॉर नेक्स्ट मोर देन 300, फॉर नेक्स्ट मोर देन 300, अगर 300 से ज्यादा यूनिट खर्च होती है तो उसका चार्ज कैलकुलेट होगा 3.20 रुपीज पर यूनिट से। 3.20 रुपीज पर यूनिट से। अब ये प्रोग्राम का पर्पस था, बोलो यही सेम था ना बेटा, यही सेम प्रोग्राम था। यस सर। हाँ, यही सेम प्रोग्राम था। अब देखिए ये कैसे हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। ये फार नेक्स्ट का मतलब क्या है, फार नेक्स्ट का मतलब है आगे की यूनिट। फार नेक्स्ट का मतलब क्या है, आगे की यूनिट। मान लिया किसी ने 200 यूनिट खर्च की, किसी ने कितनी यूनिट खर्च किया, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया। इसका लॉजिक देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल प्रोग्राम है, यह बहुत ही लॉजिकल प्रोग्राम है। किसी पर्सन ने 200 यूनिट्स खर्च किया, किसी यूजर ने 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, तो 200 में से जो पहले 200 एक साथ तो खर्च नहीं किया, 200 में से 150 यूनिट का चार्ज कैलकुलेट होगा 2.40 से। अब बाकी कितनी यूनिट बची हैं, 50 यूनिट, 50 यूनिट का चार्ज कैलकुलेट होगा 3 रुपीज से। ये फंडा लगेगा। ठीक है, बोलो ये लॉजिक समझ में आया, बोलो बेटा। यस सर। किसी ने 200 यूनिट खर्चा किया, तो 200 यूनिट में से जो पहली 150 यूनिट होगी, जो पहली 150 यूनिट होगी उनका चार्ज कितने से कैलकुलेट होगा, 2.40 रुपीज पर यूनिट से।
उनका चार्ज कितने से कैलकुलेट होगा? 2.40 रुपीज पर यूनिट से, राइट? Yes, sir. हाँ, और बाकी की जो 50 यूनिट बची हैं उनका चार्ज किससे कैलकुलेट होगा? 3 रुपीज से। अच्छा, आप बताओ, अगर किसी ने 320 यूनिट खर्च की हैं तो इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा? तीन 320 यूनिट का चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा? Sir, for next 300 वाले से सर 3.20. 3.20 से होगा। अच्छा, 320 यूनिट क्या एक साथ खर्च हो गई? नहीं, No, पहले sir. उसने कुछ अंतराल पे खर्चा किया ना, तो पहली 150 यूनिट का चार्ज कैलकुलेट होगा 2 रुपए 40 पैसे से। आगे की 150 यूनिट का चार्ज कैलकुलेट होगा 3 रुपीज से। और बाकी बची यूनिट कितनी बाकी बची है? बाकी कितनी यूनिट बची है? 20 यूनिट का चार्ज कैलकुलेट होगा 3.20 से। ये लॉजिक लगेगा। हार्ड नेक्स्ट का मतलब क्या है? आगे की यूनिट। ओके, बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, ये लॉजिक लगेगा। पहले ये बताओ कि अब प्रोग्राम का पर्पज कितने बच्चों को समझ में आया? चैट बॉक्स में दें रिस्पॉन्स। नहीं आया सर। नहीं आया ना? नो सर। अच्छा, जिनको आया वो तो लिखेंगे कि वो भी नहीं लिखेंगे? ओके, चलिए। तो काफी बच्चों को समझ में आया और काफी बच्चों को नहीं समझ में आया। फिर से देखो, भाई ध्यान दीजिए, किसी ने हमें यूनिट इनपुट करानी, बिल कैलकुलेट करना है। तो किसी ने 200 यूनिट बिल खर्च की, यूनिट खर्च किया, 200 यूनिट खर्च किया। तो 200 यूनिट आपने खर्चा किया, तो 200 यूनिट क्या एक दिन में आपने खर्चा किया? नहीं ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप 150 यूनिट खर्च करोगे तो उसका चार्ज 2 रुपए 40 पैसे होगा। उससे ज्यादा जब खर्च करोगे, 150 से लेके 300 तक के, तो उसका चार्ज 3 रुपए से होगा। और 300 से ज्यादा खर्च करोगे तो उसका चार्ज 3 रुपए 20 पैसे। राइट? तो किसी ने 200 यूनिट खर्च किया, राइट? तो 200 यूनिट उसने एक दिन में नहीं खर्च किया है। तो पहले उसने 150 खर्च किया होगा, पहले 150 यूनिट खर्च किया ना, तो वो तो उसको कम रेट पे चार्ज होगा ना। तो पहली 150 यूनिट का चार्ज कितना होगा? 2.40 से। बोलो। Yes, sir. यूनिट बची है, अब बाकी बची 50 यूनिट। तो 50 यूनिट इस रेंज में आई ना बेटा। 150 यूनिट, 150 यूनिट इस रेंज में आई और 50 यूनिट इस रेंज में आई। तो 150 यूनिट का चार्ज 2 रुपए 40 पैसे से कैलकुलेट होगा और 50 यूनिट का चार्ज 3 रुपए से कैलकुलेट। बोलो, सबको समझ में आया? 50 यूनिट का चार्ज 3 रुपए से कैलकुलेट। आप समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये लॉजिक लगेगा। तो हमें यही प्रोग्राम बनाना है, यही प्रोग्राम बनाना है। आओ इसका लॉजिक देखते हैं कि कैसे हम इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। हमने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। हमने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हम सी ड्राइव में गए। सी ड्राइव में हमारा फोल्डर है, सी ड्राइव में हमारा फोल्डर है और फोल्डर का नाम है जावा कोड। तो इस फोल्डर को हमने ओपन किया। क्लियर? अब हम कितने प्रोग्राम बना चुके हैं? हम लोग 23 प्रोग्राम बना चुके हैं।
अब ये 24 नंबर प्रोग्राम है, तो हमने लिखा नोटपैड p24.java। p24.java p24.java क्लियर। अब हमें प्रोग्राम का पर्पज हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर डॉट जावा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर, इसका प्रोग्राम बनाना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इनपुट भी लेंगे, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इंपोर्ट java.util.asterisk, क्योंकि स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट java.util.asterisk। अब हमने यहाँ पर क्लास बनाई p24 और इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया, तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर। मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दी। ठीक है, अब हम यहां पर दो वेरिएबल लेंगे। हमें यूजर से यूनिट इनपुट करानी है और बिल कैलकुलेट करना है, तो हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया यूनिट और डबल टाइप का वेरिएबल लिया बिल। बिल डबल टाइप का क्यों लिया? क्योंकि रिजल्ट पॉइंट्स में भी आ सकता है, रिजल्ट पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो इसलिए वेरिएबल बिल वाला हमने कैसे लिया? डबल टाइप का लिया। और यूनिट कैसे लिया? इंटीजर टाइप लिया। सबको क्लियर होना चाहिए। दो वेरिएबल की यहाँ पर जरूरत होगी, एक वेरिएबल होगा यूनिट और दूसरा वेरिएबल होगा बिल। एक वेरिएबल होगा यूनिट और दूसरा वेरिएबल होगा बिल। अब देखिए, हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमने लिखा स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। अब देखिए, अब हमें यूजर से यूनिट इनपुट करानी है, तो हमने मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। इंटर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कि जितनी यूनिट आपने कंज्यूम की हैं, जितनी यूनिट आपने खर्च की हैं, राइट, उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स आप इनपुट करिए। तो इंटर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। अब यूजर नंबर ऑफ यूनिट इनपुट करेगा, जिसे हम यूनिट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, तो हमने यहां पर लिखा यूनिट इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। यूनिट इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। हमने यूनिट की वैल्यू इनपुट करा ली। ठीक है,
जितनी यूनिट खर्च की गई उसकी वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करा ली। अब हमें चेक करना है कि जो यूनिट इनपुट हुई है वो किस रेंज में है। तो पहली रेंज कौन सी है? 1 से लेकर के 150 यूनिट तक, 1 से लेकर के 150 यूनिट की ये पहली रेंज है। तो हम यहां पर चेक करेंगे इफ यूनिट इज लेस देन आर इक्वल टू 150, अगर यूनिट 150 से कम है या इक्वल है। तो ये पहली रेंज हो गई ना, ये पहली रेंज हो गई। अगर यूनिट जो है वो 150 से कम है या इक्वल है तो उस केस में बिल क्या होगा? उस केस में बिल होगा बिल इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 2.40। तो ये पहली कंडीशन हुई। यहां पर हम लैडर इफ एल्स का यूज करेंगे, यहां पर हम लैडर इफ एल्स का यूज करेंगे। इफ यूनिट इज लेस देन आर इक्वल टू 150, अगर यूनिट की वैल्यू 150 से कम है या इक्वल है तो बिल क्या होगा? यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 2.40। पहले बताओ इतना कोड सबको क्लियर है? यहां तक का कोड, Yes, sir. यहां तक कोई सी दिक्कत नहीं है ना? नो सर। No, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी रेंज के लिए काम करेंगे। अगर यूनिट 151 से लेकर के 300 तक है तो दूसरी कंडीशन देंगे, दूसरी कंडीशन देंगे, लिखेंगे एल्स इफ ब्रैकेट लगाया यूनिट इज ग्रेटर देन 150 एंड, मतलब यूनिट 150 से ज्यादा है, एंड ऑपरेटर लगाया यूनिट इज लेस देन आर इक्वल टू 300। अगर यूनिट 150 से ज्यादा है और 300 से कम है या इक्वल है, else if unit is greater than 150 and unit is less than 300, 150 से ज्यादा है 300 से कम है, मतलब इस रेंज में जो यूनिट आ रही हैं उनका कैसे कैलकुलेशन होगा, उनका कैसे बिल कैलकुलेट होगा? तो लिखेंगे बिल इक्वल टू पहली 150 यूनिट का चार्ज 2.40 से, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 2.40, 150 मल्टीप्लाइड बाय 2.40, ये पहली 150 यूनिट का चार्ज हो गया। फिर लगाएंगे प्लस, अब बाकी की जितनी यूनिट है तो बाकी की यूनिट कैसे आएंगी? बाकी की यूनिट आएंगी यूनिट माइनस 150, यूनिट माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाय 3.00। तो देखो अगर मान लिया, यहां पर समझा रहा हूं, किसी ने 200 यूनिट खर्च किया तो 200 यूनिट में दो पार्ट में जो है इसका मतलब कैलकुलेशन होगा 150 प्लस 50, तो 150 यूनिट का चार्ज 2.40 से कैलकुलेट होगा और 50 यूनिट का चार्ज 3 रुपीज से कैलकुलेट होगा। तो यहां पर वही चीज यूज की गई है। अब ये लॉजिक सबको क्लियर है एल्स इफ वाला? Yes, sir. ओके। अब हम इसका एल्स पार्ट बनाएंगे। अगर यूनिट 300 से ज्यादा है, अगर यूनिट 300 से ज्यादा है तब क्या बिल होगा? तो बिल इक्वल टू पहली 150 यूनिट का चार्ज 2.40 से प्लस आगे की 150 यूनिट का चार्ज 3 रुपीज से। अब बाकी बची यूनिट जितनी है, बाकी बची यूनिट कैसे आएंगी? यूनिट माइनस 300, इनका चार्ज कैलकुलेट होगा 3.20 से। इनका चार्ज कैलकुलेट होगा 3.20 से।
राइट। तो मान लिया किसी ने 350 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च की, तो 350 यूनिट में ये कैसे कैलकुलेट होगा? 150 यूनिट प्लस 150 यूनिट प्लस 50। जो पहली 150 यूनिट है उनका चार्ज 2.40 से होगा, आगे की 150 यूनिट का चार्ज 3 रुपीज से होगा, बाकी बची 50 यूनिट का चार्ज 3.20 रुपीज से होगा। क्लियर? सबको क्लियर हो गया यहां तक? Yes, अब sir. बिल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब बिल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो यहां पर ब्रैकेट के बाहर आएंगे और लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर बिल इक्वल टू प्लस बिल। बिल की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि कितने बच्चों को ये प्रोग्राम क्लियर है। इसको इसी लॉजिक से बनाना था, जल्दी से बताएं। हाँ सर चुप। हाँ, हेलो। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को यहाँ पर मैसेज में दिया है कि क्लियर है सबको, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब मैं इस कोड को अवेलेबल करा देता हूं आप लोगों को चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में इसको मैं अवेलेबल करा देता हूं, और इसके बाद में अब मैं इसको कंपाइल करके रन करूंगा। तो मैंने यहां पर लिखा जावा सी p24.java। अब मैं इसे रन करूंगा। मैंने लिखा जावा p24। मैसेज आया इंटर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कि जितनी यूनिट आपने खर्च की हैं उसकी वैल्यू इनपुट करिए। तो मैंने इनपुट किया 200। सो इट डिस्प्ले योर बिल इक्वल टू 510, 510। क्लियर? अगर किसी ने 350 यूनिट खर्च किया है तो उसका चार्ज आएगा 970 रुपये। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर का प्रोग्राम था जो कि मैंने असाइनमेंट में दिया था, तो वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया। अब हम आज के लेक्चर पर आते हैं, और आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब हम आपको बताएंगे क्या? अब हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा OOPS। OOPS इसको बोलते ऊप्स। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। OOPS मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। होता क्या है समझिएगा, अच्छे से समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्लियर? बोलो बेटा।
Yes, sir. Yes, sir. जस्ट 1 मिनट। आइए, तो ऊप्स क्या होता है? तो मैंने यहाँ पर लिखा OOPS, मतलब ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ निक्की में बता दूंगा, वो प्रोग्राम भी बता दूंगा, बाद थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए, फिर जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन एक मैंने आज बता दिया, एक और बता दूंगा, ठीक, परेशान मत होइएगा। हाँ, तो ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऊप्स क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। मतलब ऊप्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। और ये होता क्या है? तो इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। OOPS stands for Object Oriented Programming System and it is a mechanism of software development. ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका है। It is a mechanism of software development. ठीक है, फाइन, वेरी गुड। तो OOPS stand for Object Oriented Programming System and it is a mechanism of software development. ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है। अब देखिए, OOPS हैज 4 पिलर्स। OOPS के 4 पिलर होते हैं। कौन कौन से? पहला है एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट पिलर कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन। ये मैंने पहले दिन बताया था आप लोगों को, फर्स्ट डे जब मैंने क्लास ली थी। अब मैंने कहा था इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे के लेक्चर्स में। अब वो समय आ गया है कि इनको हम डिटेल्स में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो पहला पिलर कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा है इनकैप्सुलेशन। तीसरा है इनहेरिटेंस। चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको समझाने जा रहे हैं। तो OOPS stands for Object Oriented Programming System. It is a mechanism of software development. OOPS has 4 pillars. OOPS has 4 pillars. What are those? Abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. ये 4 पिलर हैं। पहला कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा इनकैप्सुलेशन। तीसरा इनहेरिटेंस। चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक एक करके इनको हम बताने जा रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए एब्स्ट्रैक्शन का। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज को हाइड कर देना, इसको एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। फंक्शनैलिटीज का मतलब कि वो कैसे काम करता है, इंटरनली वो कैसे काम करता है, उसको हाइड कर देना, इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म टू शो
essential functionalities and hide all other functionalities of an object. ये बात लिख के मैं समझाता हूं. Abstraction is a mechanism to show essential functionalities and hide all other functionalities. Of an object. Abstraction क्या है? Abstraction is a mechanism. Abstraction is a mechanism to show essential functionalities and hide all other functionalities of an object. किसी ऑब्जेक्ट की essential functionalities को शो करना, बाकी सभी functionalities को हाइड कर देना, इसे एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल इसके बताऊंगा, एक जनरल वे में और एक प्रोग्रामिंग के वे में. एक जनरल तरीके से और एक प्रोग्रामिंग के तरीके से. ठीक है, दोनों तरीके से मैं एब्स्ट्रैक्शन को समझाने जा रहा हूं. तो पहला देखिए, फर्स्ट जनरल तरीका देखिए. जैसे कि आप सबका लैपटॉप है, लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई देती है, आपके पास कीबोर्ड रहता है, कीपैड है और माउस पैड है. बोलो इतना ही तो आप देखते हैं, ये चीजें आपको दिखती हैं, बाकी जो इंटरनल फंक्शनैलिटीज है वो हाइड करके रखा गया. तो इसको किसी क्या बोलते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटीज को या फंक्शनैलिटीज को हाइड कर देना और सिर्फ जरूरी जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको शो कराना, इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है. इसी को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है. तो टू शो एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या होता है? आवश्यक. एसेंशियल का मतलब क्या होता है? आवश्यक. किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यक फंक्शनैलिटीज को शो करना, बाकी सभी फंक्शनैलिटीज को हाइड करना, इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है. ठीक है, बोलो भाई, क्या मेरी बात आप समझ पाए? यस सर. यस सर. अच्छा, 3-4 बच्चों ने बोला है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया, थैंक यू वेरी मच. चलिए अब देखिए, ये तो बात हो गई एक जनरल तरीके से. आपके घर में टीवी है, टीवी होगी सबके यहाँ पर, या यस सर. है ना टीवी? तो आप टीवी में क्या करते हैं? टीवी का प्लग ऑन कर देते हैं, फिर रिमोट लेके बैठ जाते हैं, प्रोग्राम को चेंज करके फिर आप लोग सीरियल वगैरह देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं. लेकिन इंटरनल टीवी में क्या चल रहा है बट यू डोंट नो, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है. तो सिर्फ स्क्रीन को दिखाना, रिमोट अवेलेबल कराना, पावर प्लग देना, ये सब चीजें, ये फंक्शनैलिटीज शो कराई गई हैं, बाकी टीवी की सभी फंक्शनैलिटीज को हाइड कर दिया गया है. तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. तो टू शो एसेंशियल फंक्शनैलिटीज and hide all other functionalities of an object is called abstraction. ये तो जनरल बात हुई. अब देखिए दूसरी बात देखिए, प्रोग्रामिंग में कैसे एब्स्ट्रैक्शन होता है. जैसे कि आप यूज करते हैं system.out.println, ये आप मेथड यूज करते हैं.
इस मेथड का क्या काम है, कोई बताएगा? इस मेथड का क्या काम है? एनीवन, कोई बताए? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का क्या काम है? सर ये वैल्यू को प्रिंट करता है। करना और नेक्स्ट लाइन पे चले जाना। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया कि ये वैल्यू को प्रिंट करता है, मतलब ये आउटपुट को प्रिंट करता है, राइट? अब यस सर। आप इस फंक्शन को यूज करते हैं, आप इस मेथड को यूज करते हैं। अब किसी ने तो ये मेथड बनाया होगा, यस ये सर। मेथड बना हुआ है कि नहीं बना है? तभी Yes, तो बना आप हुआ यूज है। कर रहे Yes, हैं। बोलो बेटा, यस सर। ये बना बनाया मेथड है, ये बना बनाया मेथड है, किसी ने बनाया होगा, लेकिन ये कैसे प्रिंट करता है, इसमें कोड क्या किया गया है, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो सिर्फ मेथड का नाम आपको दिया गया है, उसकी फंक्शनैलिटीज को हाइड कर दिया गया है, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म to show essential functionalities and hide all other functionalities of an object। किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ जरूरत की फंक्शनैलिटीज को शो कराना, बाकी सभी फंक्शनैलिटीज को हाइड कर देना, इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। ऐसे ही आप बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, लाइक यू यूज द अरेंज डॉट सॉर्ट मेथड, मैंने पढ़ाया है। अरेंज डॉट सॉर्ट मेथड अरे के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। अरेंज डॉट सॉर्ट मेथड अरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। लेकिन ये इंटरनली कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहा है? बबल सॉर्ट यूज कर रहा है कि इंसर्शन सॉर्ट यूज कर रहा है कि मर्ज सॉर्ट यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। इसका मतलब कि उसकी फंक्शनैलिटीज को एब्स्ट्रैक्ट करके रखा गया। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो किसी ऑब्जेक्ट की एसेंशियल फंक्शनैलिटीज को शो करना, बाकी सभी फंक्शनैलिटीज को हाइड कर देना, इस प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो अगर कोई पूछता है तो आप यही आंसर करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म टू शो एसेंशियल फंक्शनैलिटीज एंड हाइड ऑल अदर फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की एसेंशियल फंक्शनैलिटीज को शो करना, बाकी सभी फंक्शनैलिटीज को हाइड कर देना, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है इनकैप्सुलेशन। ये भी खूब पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके बारे में देखिए। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? तो अभी हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया हमने, राइट? हमने कौन सा वर्ड यूज किया? ऑब्जेक्ट। तो इनकैप्सुलेशन से पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये अलग से आप लिख लीजिएगा, मैं ये लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहीं पर नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी।
object is a real world entity which has its properties and functionalities. ऑब्जेक्ट क्या है? इसको रियल वर्ल्ड एंटिटी कहा जाता है। मतलब एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी आप इस दुनिया में देखते हैं वो सब क्या है? वो सब ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हर वस्तु की अपनी प्रॉपर्टीज हैं और अपनी फंक्शनैलिटीज हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता क्या है? फीचर्स। अपने फीचर्स हैं और अपने कार्य हैं। अलग अलग फीचर हैं, अलग अलग कार्य हैं। तो ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी व्हिच हैज इट्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आया? ये नोट कर लेना कहीं। Yes, sir. ऑब्जेक्ट का मतलब Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी व्हिच हैज इट्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी। जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और फंक्शनैलिटीज होती हैं, ऐसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी व्हिच हैज इट्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। राइट? तो अब इनकैप्सुलेशन समझना आसान होगा आपको। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? तो इनकैप्सुलेशन is a mechanism to encapsulation is a mechanism to combine properties and functionalities in a single unit. Encapsulation is a mechanism. Encapsulation क्या है? एक mechanism है to combine properties and functionalities in a single unit. Properties को और functionalities को एक single unit में combine करने की प्रक्रिया। Encapsulation is a mechanism to combine properties and functionalities in a single unit, and that single unit is called object. तो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज ए मैकेनिज्म टू कंबाइन प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज इन अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को कंबाइन करने की प्रक्रिया इनकैप्सुलेशन कहलाती है, और उस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है, एक यूनिट है। इस यूनिट के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। इसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, प्रॉपर्टीज। दूसरी, फंक्शनैलिटीज। राइट? तो encapsulation is a mechanism to combine properties and functionalities in a single unit. एक सिंगल यूनिट में प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को कंबाइन करने की प्रक्रिया इनकैप्सुलेशन कहलाती है। और उस यूनिट को, माय डियर स्टूडेंट्स, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? उस यूनिट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बोलो, ये सबको समझ में आया? Yes. बोलो बेटा, Yes, इनकैप्सुलेशन समझ में आया? Yes, sir.
कितने बच्चों को इनकैप्सुलेशन समझ में आया? जाए 1 टाइप करें तो मैसेज बॉक्स में। बताइए ना सर, लीव हो गए थे हम। ओके, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने 1 टाइप किया है और उनको क्लियर हुआ है। किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन और एक इनकैप्सुलेशन। एक एब्स्ट्रैक्शन और एक इनकैप्सुलेशन। किसी को कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं आपको इनहेरिटेंस के बारे में। देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स का एक पिलर है, राइट? ऊप्स के पिलर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लिया आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस इज अ पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Inheritance is a pillar of object oriented programming. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पिलर है। Inheritance is a pillar of object oriented programming, and in inheritance you can create a new product, by using existing product. एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? पहले से बना हुआ। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? पहले से बना हुआ। और न्यू क्रिएटेड, राइट? तो इनहेरिटेंस इज अ पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पिलर है। इन इनहेरिटेंस यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। फाइन। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बोलो भाई, सबको समझ में आया इनहेरिटेंस? आपके पास पहले से बनी हुई कोई चीज है और उसको यूज करके आप कोई नया पार्ट बना देते, कोई नया प्रोडक्ट बना देते, तो इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। बोलो फ्रेंड्स। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। Yes, sir. अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहले इसको समझिए। पॉलीमॉर्फिज्म 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और मार्क्स। पॉलीमॉर्फिज्म 2 वर्ड से मिलकर बना है,
पॉली प्लस मार्क्स, ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। ये दोनों कैसे वर्ड हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, पॉली प्लस मार्क्स। इन दोनों ग्रीक वर्ड को मिला करके पॉलीमार्फिज्म बना है। अब पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी, और मार्क्स का मतलब होता है फार्म्स। मार्क्स का क्या मतलब होता है? फार्म्स। पॉली का मतलब मैनी, मार्क्स का मतलब फार्म्स। तो पॉलीमार्फिज्म का मतलब है मैनी फार्म्स। मैनी फार्म्स मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक वस्तु का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कई तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को पॉलीमार्फिज्म कहा जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को पॉलीमार्फिज्म कहा जाता है। इसी को पॉलीमार्फिज्म कहा जाता है। वन थिंग मैनी फॉर्म्स। अगर आप एक वस्तु का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कई तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को पॉलीमार्फिज्म कहा जाता है। कुछ समझ में आया? पॉलीमार्फिज्म का मतलब वन थिंग मैनी फॉर्म्स, एक वस्तु का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कई तरीके से उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को पॉलीमार्फिज्म कहा जाता है। ठीक है? तो व्हाट इज पॉलीमार्फिज्म? द टर्म पॉलीमार्फिज्म मीन्स one thing many forms. अगर आप एक वस्तु का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कई तरीके से उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को पॉलीमार्फिज्म कहा जाता है। So the term polymorphism means one thing many forms. ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो ये 4 पिलर हैं। मैंने एक एक पिलर आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया कि भाई हम स्टूडेंट्स को समझा सकें। तो ये नोट भी कर लो, ये जो जितना हमने लिखाया है ये कहीं नोट कर लो। ठीक है? Yes, sir, कर लिए। हाँ, और एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो नीचे, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which follows these 4 pillars is known as object oriented language. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इन 4 पिलर को फॉलो करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which follows these 4 pillars, these 4 concept is known as ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये था ऊप्स क्या होता है और ऊप्स के पिलर्स क्या होते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूं। इसको मैंने चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। अब यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का जो पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। ये तो पिलर्स हो गए, अब इन पिलर्स का इंप्लीमेंटेशन भी तो करेंगे। पहले किसके थ्रू करेंगे? क्लास क्या होती है, क्लास के बारे में हम जानेंगे। तो मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था कि क्लास क्या है। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है व्हाट इज क्लास?
class of object is called collection of object is called class. हाँ, और Class is a blueprint. Class is a blueprint. Class is a object. blueprint of object. हाँ, बिल्कुल सही बताया। और Class is the template from which the object is created. ये भी बात सही। तो ब्लूप्रिंट ही तो हुआ ना, टेम्पलेट कह लो या ब्लूप्रिंट। और कुछ हमने भी बताया था। ये तो आप लोगों ने रटी रटाई बातें बताई हैं, जो बुक्स में पढ़ा है वो चीजें आपने बोल दिया। ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। क्लास इज द टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। लेकिन मैंने भी एक डेफिनेशन बताई थी। Sir, class is a collection of variables and methods. हाँ, ये बताया था मैंने। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। आपकी बात सही है, लेकिन एक बात उसमें और ऐड कर लीजिए कि क्लास में क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स। तो आई वांट टू डिस्क्राइब यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। तो व्हाट इज क्लास? क्लास इज ब्लूप्रिंट, ये आपकी बात है जो लिख रहा हूं, ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होती है? क्लास ब्लूप्रिंट होती है। किसकी ब्लूप्रिंट होती है? ऑब्जेक्ट की। क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। डन, ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट है। गुड। क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात मैंने बताई थी कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास जो है वो कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वेरिएबल्स का और मेथड्स का। अब ध्यान दीजिए, क्लास बनाते कैसे हैं? देखिए, क्लास इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल, यू आर मेकिंग। ठीक है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूं, इसको तो आप पहले दिन से यूज करते हुए आ रहे हैं। आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था, आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था, तो उसमें भी आपने क्लास पहले बनाई थी। क्लास आपने पहले बनाई थी, राइट। बिना क्लास बनाए जावा में आप एक लाइन का भी कोड नहीं लिख सकते। है ऐसी बात या नहीं? Yes, बिना sir. क्लास sir. बनाए Yes, आप sir. जावा में सिंगल लाइन कोड नहीं लिख सकते। तो क्लास कोई नई बात नहीं मैं बताने जा रहा हूं। क्लास का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करके बताना चाहता हूं। तो क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास जो है वो वेरिएबल्स और मेथड्स का कलेक्शन होता है। अब देखिए क्लास का कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड followed by class name। क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं? We create class is created by using class keyword। क्लास को हम क्लास कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं एंड फॉलोड बाय क्लास नेम। उसके आगे हम क्या लिखते हैं? क्लास का नाम लिखते हैं, फॉलोड बाय क्लास नेम। तो क्लास इज क्रिएटेड by using class keyword followed by class name।
followed by class name. Class is created by using class keyword followed by class name, comma, body of class is enclosed within braces. क्लास की बॉडी को हम ब्रैसेज के अंदर बंद रखते हैं, विदिन ब्रैसेज. ओके, तो क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम. बॉडी ऑफ क्लास इज इनक्लोज्ड विदिन ब्रैसेज. क्लास की बॉडी को हम ब्रैसेज के अंदर रखते हैं, विदिन बॉडी ऑफ क्लास we create variables and methods. तो क्लास को हम क्लास कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, उसके आगे हम क्लास का नेम देते हैं. क्लास की बॉडी को हम ब्रैसेज के अंदर रखते हैं, बंद रखते हैं, और क्लास की बॉडी के अंदर हम वेरिएबल्स और मेथड्स को क्रिएट करते हैं. तो इसका सिंटैक्स क्या है? हाउ टू क्रिएट क्लास, तो लिखते हैं क्लास, इसके आगे लिखते हैं क्लास का नेम, फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं, और इसके अंदर हम वेरिएबल्स और मेथड्स को बनाते हैं. सो दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट द क्लास. दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट द क्लास. ये क्लास को क्रिएट करने का सिंटैक्स है. ये क्लास को क्रिएट करने का सिंटैक्स है. फाइन. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय. हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय. अब इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल बनाए, जैसे कि इंटीजर टाइप empid. ये वेरिएबल है, ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा. बोलो बेटा. हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या दिया? एम्प्लॉय, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप empid. यस सर. ठीक है, तो ये कहलाएगा वेरिएबल. ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल. और इसको, इस वेरिएबल को एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बोलते हैं. इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल. तो इंस्टेंस वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जो क्लास के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं. ठीक है बेटा? यस सर. हाँ, तो ये हमने क्लास बनाई एम्प्लॉय, और इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया empid, इंटीजर टाइप empid. तो ये वेरिएबल हो गया. ठीक है? ओके. यस सर. हम एक मेथड बना सकते हैं, इसी के अंदर एक मेथड बना सकते हैं. तो हमने एक मेथड बनाया, पब्लिक है, पब्लिक मेथड है. वाइड रिटर्न टाइप दे दिया, मतलब ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. और मेथड का नाम हमने दे दिया सेट राइट. और इस सेट मेथड में हम कर क्या रहे हैं? यहां पर हम कुछ कोड लिखेंगे, राइट. जैसे कि हमने लिखा empid इक्वल टू 1001. तो हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय. इस क्लास में हमने एक वेरिएबल लिया empid और एक मेथड बनाया सेट मेथड. ये मेथड है आपका. सेट मेथड क्या कर रहा है? empid को वैल्यू असाइन कर रहा है. तो क्या आप लोगों को क्लास का पर्पज समझ में आया कि व्हाट इज क्लास, हाउ टू क्रिएट द क्लास, व्हाट थिंग्स क्लास कंटेन? ये सब चीजें क्या आपको क्लियर हुई? यस सर. कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज चाहिए क्लास का कॉन्सेप्ट, फिर मैं प्रोग्राम बनवाऊंगा.
ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ गए, वेरी गुड। रिवीजन भी किया करो बेटा, अच्छे से मन लगा करके पढ़ो, क्योंकि ये जो आप पढ़ेंगे ये इंटरव्यू की तरह से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस इज द टाइम टू मेक अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं बाय यूजिंग क्लास। अब आप कहेंगे पहले दिन से ही तो क्लास के प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अब की बार जो हम क्लास बनाएंगे वो मेन मेथड की क्लास से अलग होगी। मतलब एक क्लास मेन मेथड की होगी और एक क्लास किसकी होगी, एक क्लास होगी, एक अलग क्लास होगी, एक क्लास मेन मेथड की होगी और एक सेपरेट क्लास होगी। तो आइए इस पर हम लोग अमल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो हम आते हैं जावा कोड फोल्डर के अंदर। अच्छा, जावा कोड फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं। देखो 23 प्रोग्राम जावा कोड के अंदर हैं। अब हम चाहते हैं कि एक और फोल्डर बना लें जिसमें ऊप्स के प्रोग्राम रखें। आप लोग क्या चाहते हैं? यस सर, ऊप्स का अलग रखेंगे सर। हाँ, ऊप्स का अलग रखें। तो ऊप्स वाला फोल्डर सी ड्राइव में बनाएं कि जावा कोड के अंदर बनाएं? सर सी ड्राइव में, जावा कोड एक अलग ही रहेगा। अच्छा चलो, मान लिया आपकी बात। तो हमने लिखा CD बैकस्लैश, तो जावा कोड के बाहर आ गए। अब हम सी ड्राइव में आ गए, जावा कोड के बाहर कहां पर आ गए, सी ड्राइव में आ गए। अब हम जावा कोड के बाहर कहां पर आ गए, सी ड्राइव में आ गए। क्लियर? अब सी ड्राइव में हमें एक फोल्डर बनाना है, सी ड्राइव में हमें एक फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाने के लिए MD कमांड यूज करेंगे, फोल्डर बनाने के लिए MD कमांड यूज करेंगे। तो हमने लिखा MD और फोल्डर का नाम दिया OOPS, चलेगा? यस सर। हाँ, OOPS मतलब ऊप्स के प्रोग्राम हम इस फोल्डर में रखेंगे। तो हमने लिखा MD OOPS। MD इज यूज्ड फॉर द मेक डायरेक्टरी, पहले दिन बताया था। MD इज द कमांड विच इज यूज्ड टू मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम MD कमांड का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिखा MD ऊप्स, इंटर की प्रेस किया तो ऊप्स नाम का फोल्डर बन गया होगा। अब इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो हमने लिखा CD ऊप्स, तो ऊप्स फोल्डर ओपन हो गया। क्लियर? अब देखो बच्चों, MD इज यूज्ड फॉर द मेक डायरेक्टरी, CD इज यूज्ड फॉर द चेंज डायरेक्टरी। MD मेक डायरेक्टरी के लिए होता है, CD चेंज डायरेक्टरी। अब हम क्लास का पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम एक अलग क्लास बनाएंगे, एक सेपरेट क्लास यूज करके हम बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड क्लास demo1 डॉट जावा। ठीक है, तो नोटपैड क्लास demo1 डॉट जावा। नोटपैड क्लास demo1 डॉट जावा।
क्लास का सी कैपिटल रखा, डेमो का डी कैपिटल रखा, ठीक है ना, पहला प्रोग्राम, राइट। तो हम यहां पर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा माई क्लास। तो हमने यहां पर एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया माई क्लास। ये एक अलग क्लास होगी, ये एक अलग क्लास होगी। तो हमने एक क्लास बनाई और क्लास का नाम हमने दिया माई क्लास, क्लास, और क्लास का नाम हमने दिया माई क्लास। क्लियर। अब इस माई क्लास के अंदर, माई क्लास के अंदर क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे। मेथड जानते हो ना, अभी कल ही के लेक्चर में हमने आपको मेथड बताया है कि मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी निश्चित टास्क को परफॉर्म करता है, उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम मेथड कहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे। तो कैसा मेथड, मेथड कैसे बनाते हैं, कल ही बताया है। पहले हम देते हैं मॉडिफायर, बोलो भाई, पहले क्या देते हैं, मॉडिफायर, फिर क्या देते हैं, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, हाँ, फिर क्या देते हैं, मेथड का नाम, पैरामीटर, फिर पैरामीटर। क्लियर। यस तो सर, पहले मॉडिफायर देंगे, मॉडिफायर, मॉडिफायर के बाद में मेथड का रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर, मेथड का नाम और फिर पैरामीटर। क्लियर। तो आइए एक मेथड बनाते हैं। तो हमने यहां पर एक मेथड बनाया, लिखा पब्लिक, पब्लिक मेथड है, मॉडिफायर पब्लिक कर दिया, और मेथड का रिटर्न टाइप हमने दे दिया वाइड, मतलब ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर मेथड के रिटर्न टाइप पे हम वाइड दे देते हैं तो वो मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। फिर मेथड का नाम हमने दिया से हेलो। अच्छा, जो हमने से हेलो मेथड का नाम दिया है, तो से हेलो हमने कैमल कोडिंग का यूज करके कैमल केस में दिया। कैमल का मतलब ऊंट होता है, तो से का एस स्मॉल है, हेलो का एच कैपिटल है। तो पब्लिक मेथड है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और मेथड का नाम क्या है, से हेलो है। मेथड का नाम क्या है बेटा, से हेलो है, ठीक है। अब इस मेथड में हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग system.out.println। इसके अंदर हमने मैसेज दिया हेलो वर्ल्ड। ये हमारी क्लास बन गई, ये हमारी क्लास बन गई। राइट। हमने यहां पर एक क्लास बनाई माई क्लास। माई क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया से हेलो मेथड, जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो आई होप इतना कोड सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. यस सर, कोई डाउट है यहां तक किसी को? नो सर, अब देखिए, तो ये तो हमारी बनाई क्लास हो गई जिसका नाम है माई क्लास। अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। मेन मेथड प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, और आपका प्रोग्राम हमेशा कहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट टू एग्जीक्यूट फ्रॉम मेन। आपका प्रोग्राम हमेशा मेन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई, ये मेन मेथड की क्लास है, क्लास डेमो1। याद रखेंगे, याद रखेंगे क्योंकि फाइल का नेम और यहाँ पर क्लास का नेम दोनों सेम दे दिया, जिससे आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कंपाइल करके रन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेन मेथड की क्लास का नाम हमने दिया क्लास डेमो1, और इस क्लास डेमो1 के अंदर हमने मेन मेथड क्रिएट किया। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें से हेलो मेथड को कॉल करना है। तो से हेलो मेथड को हम डायरेक्ट नहीं कॉल कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कैसे हम से हेलो को कॉल करेंगे? कोई बता सकता है? गिव एनी आइडिया हाउ वी कैन कॉल द से हेलो मेथड? एनीवन? हमें माई क्लास का से हेलो मेथड कॉल करना है, बताओ कैसे कॉल करेंगे? किसी को नहीं आइडिया है? अभी कल ही बताया है, हमें माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। हाँ यस सर। हाँ, देखो सुमन सिंह ने सही बताया है, लेकिन डायरेक्ट मैसेज किया है क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, सही आंसर रहा सुमन सिंह आपका। तो यहां पर हम माई क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले देते हैं क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। पहले देते हैं क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। इन दिस वे यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। इस तरीके से आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो नाउ आई वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। तो हमने यहां पर लिखा माई क्लास, दिस इज द क्लास नेम, माई क्लास इज द क्लास नेम, एम is the object name, m is the object name equal to new my class. My class m equal to new my class. I hope समझ में आया होगा। This is the creation of object. अब हमें say hello method कॉल करना है, तो हमने लिखा m dot say hello, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। किसी क्लास के मेथड को अगर कॉल करना है, हाउ यू कैन कॉल इट? यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड कॉल दैट मेथड विद ऑब्जेक्ट नेम। क्लियर है? ये हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये क्लियर है। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, अब हमें क्या करना है बॉस? अब हमें कंपाइल करना है। कोड ये अभी नहीं देंगे क्योंकि अभी इसमें हम थोड़ा और चेंज करेंगे, तो अभी कोड नहीं देंगे, कोड बाद को देंगे। पहले थोड़ा सा इसको हम पहले इतना रन कर लेते हैं। तो मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम को, जावा सी क्लास डेमो1 डॉट जावा।
कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमने लिखा जावा क्लास डेमो1, तो रन हुआ, तो इसका क्या मैसेज आया? इट गिव द मैसेज हेलो वर्ल्ड। इट गिव द मैसेज हेलो वर्ल्ड। इट गिव द मैसेज हेलो वर्ल्ड। हो गया। अब देखिए इस प्रोग्राम में हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट करके हेलो के साथ यूजर का नाम प्रिंट करें। तो हम क्या करेंगे, ये जो से हेलो मेथड है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास करेंगे। तो हमने से हेलो मेथड के अंदर एज द पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास किया नेम। से हेलो मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर पास किया नेम, और यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ हमने क्या लिखा, हेलो स्पेस प्लस नेम। हेलो के साथ नेम को प्रिंट कर रहे हैं। हेलो, हेलो के साथ क्या प्रिंट कर रहे हैं? नेम को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब अब हम से हेलो मेथड कॉल करेंगे तो हम यूजर का नाम भी पास करेंगे। तो यहां पर हमने नेम पास किया डबल कोट्स में, एम डॉट से हेलो ब्रैकेट में डबल कोट्स में हमने नाम पास किया, अपना नाम पास किया ब्रजेश मिश्रा। हमने अपना नाम पास किया ब्रजेश मिश्रा। क्लियर? अब ये जब मेथड कॉल होगा तो ये जो ब्रजेश मिश्रा नाम हमने पास किया है, ये किसको असाइन होगा? नेम को असाइन होगा, नेम पैरामीटर को असाइन होगा, और आउटपुट में क्या आएगा? हेलो। हेलो के साथ क्या आएगा? ब्रजेश मिश्रा। आप लोग अपना अपना नाम यूज कर लीजिएगा। तो यहां पर हमने मेथड यूज किया, मेथड को कॉल किया और पैरामीटर का भी यूज किया। तो ये कोड सबको क्लियर है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। एक बार सब लोग 1 टाइप कर दीजिए जिनको क्लियर है, उसके बाद में फिर हम इसको रन कर देंगे। ओके, ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये क्लियर है। अब मैं इसको चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं। मैंने इसको चैट बॉक्स में प्रोवाइड किया। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करूंगा। तो मैंने लिखा जावा सी क्लास डेमो1 डॉट जावा, जावा क्लास डेमो1। तो इट डिस्प्ले द मैसेज हेलो ब्रजेश मिश्रा। अब देखो बच्चों, आज का जो लेक्चर है, 1 मिनट वेट कर लीजिए प्लीज। हाँ बच्चों, आई एम बैक।
तो आज जो है जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, आपको बताया गया है, आपको सिखाया गया है, उनको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और नोट्स शायद मैंने 4 नोट्स आपको भेजे थे 4 लेक्चर के। यस सर। तो उसमें Yes, sir. कहाँ तक का टॉपिक कवर हुआ है, कोई बताएगा मुझे? याद नहीं है? चलो मैं आज और लेक्चर जो है और नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट जितना आज पढ़ाया गया है इसको ईमानदारी से पहले इतना जरूर तैयार करें, इतना आप तैयार कर डालें। इससे आपको 4-5 क्वेश्चन इंटरव्यू में मिल जाएंगे। तो इसको बेहतर ढंग से आप तैयार कर लीजिए। और कल के लेक्चर में तक का नोट्स है, हैं? स्ट्रिंग तक का नोट्स है सर। हाँ, स्ट्रिंग तक का है। तो अब मेथड और क्लास वाला नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाए क्लास में। ठीक है बेटा? तो Okay, इतना आप लोग प्रिपेयर करिए और कल हम क्लास के और प्रोग्राम बनवाएंगे और कॉन्सेप्ट बताएंगे, कंस्ट्रक्टर बताएंगे और इनहेरिटेंस बताएंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग टाइमली क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और कल मिलते हैं। क्या हुआ? तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल। रोज जो जितना ही लेक्चर कराया जाता है उसको आप रिवाइज करते रहिए, उसको आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। राइट? अब हम कल मिलते हैं, कल 6 o'clock पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। So thank you very much for attending today class. थैंक यू सर। Thanks to all of you and happy learning. This song. Thanks, sir. Bye, sir. Good night. Good night. Good night.